बट फिर भी मैं आपको कोर्स कंटेंट एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके। ड्यूरेशन क्या रहेगी, क्या कोई प्री रिक्विजिट है या नहीं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो सबसे पहला तो पाइथन पढ़ने के लिए किसी की भी कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। चाहे आप एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड रखते हैं, चाहे आप एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं रखते, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, इवन आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तब भी आप पाइथन आसानी से पढ़ सकते हैं। पाइथन पढ़ने के लिए सिर्फ आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। मैं जब डेटा साइंस मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ तो आप जानते हैं आजकल एआई, मशीन लर्निंग, जेन एआई, इधर आप देखते हैं बहुत सारे वो लोग भी आते हैं जो कि टेक्निकली आईटी इंडस्ट्री से नहीं होते, जैसे कि आप एमबीए वगैरह, और इधर प्रोफाइल से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो वो लोग जो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस या एआई जो करना चाहते हैं, उन्हें एक प्रोग्रामिंग की नीड होती है। मतलब आप डेटा साइंस में अगर जाना चाहते हैं, आप अगर एआई में जाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। वो पाइथन हो सकती है, वो आर हो सकती है, वो सैस हो सकती है, और वो कोई सारी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, स्टार्ट करना वो पाइथन प्रेफर करते हैं। अब वो पाइथन क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि पाइथन को पढ़ना, सीखना और यूज करना, यानी कि इम्प्लीमेंट करना, अगर विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग देखा जाए, तो ये काफी आसान है। इसलिए अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि मैं क्लाउड प्रोफाइल से आता हूँ, या मैं एक नेटवर्किंग प्रोफाइल से आता हूँ, या मैं एक डेवऑप्स प्रोफाइल से आता हूँ, और मुझे बहुत टाइम हो चुका है, मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या पाइथन सीखने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? या मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई आप कहें टिपिकलिटी आए समझने में पाइथन को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप देखेंगे कि जहाँ सी सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे स्कूल्स में, ठीक है, आप वहाँ आज देखेंगे तो स्टूडेंट्स को दिल्ली एनसीआर में उनके कोर्स करिकुलम अगर आप चेक करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, विच इज मोर इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज। तो पाइथन इसीलिए बस पॉपुलर है क्योंकि इसको आसानी से पढ़ के आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमारा ये पहला कंसर्न आपका नहीं होना चाहिए कि पाइथन के लिए कोई प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आप देखेंगे कि पाइथन का सिंटेक्स बहुत आसान है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, वो हम एक दो एग्जांपल से आगे देखेंगे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इस पूरे कोर्स में हमें 3 मंथ्स के आसपास का को टाइम लगता है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंटेंट काफी बड़ा है, और उस कंटेंट के साथ में हम पाइथन विद ऑटोमेशन कोर्स में हैं, जिसमें हमारा अराउंड 1 मंथ का, यानी कि 3 to 4 वीक का हमारा पूरा ऑटोमेशन का सेशन रहता है। तो इस तरीके से हमें ये 3 मंथ के आसपास का ड्यूरेशन रहता है इस कोर्स का। और क्योंकि अभी थोड़ा ईयर एंड चल रहा है, तो हम भी थोड़ा स्लो रहेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, और मैं भी एक वीक के लिए ऑफ पे रहूंगा अभी। ईयर एंड है, आप में से भी बहुत सारे लोग ऑफ पे रहेंगे, तो इस वजह से एक वीक हमारा एक्सटेंड होगा। अदरवाइज ये 3 मंथ के आसपास का कोर्स रहता है, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें 3 मंथ्स में ही कंप्लीट करना है। मतलब मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, 3 मंथ्स लगता है हमारा एवरेज। बट अगर हमें लगता है कि हमारा एक दो टॉपिक और हम ऐड कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम एक वीक और एक्सटेंड करते हैं। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि हमें 3 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट करना है, बट ऐसा भी नहीं कि हमें इसको 6 महीने तक चलाना है। जैसे हमारा बैच चलता है नॉर्मली, जैसे सब लोगों की चीजें समझ में आएंगी उस हिसाब से हम चलेंगे। तो कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स रहेगा विद ऑटोमेशन। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हर सेशन की। जैसे ये सेशन भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। के आर टीम का एक पोर्टल है, अगर आप के आर टीम के साथ पहले से जुड़े हैं तो आपके पास पोर्टल का ऑलरेडी एक्सेस होगा, वहाँ पाइथन कोर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप के आर टीम के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपको वीक डेज में, यानी कि मंडे तक या ट्यूसडे तक, आपको कोर्स का पोर्टल का लिंक मिलेगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको के आर टीम प्रोवाइड करेगी। और वहां पे मैं हर दिन की वीडियो, उस दिन के सेशन नोट्स, जो भी हम सेशन में प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, वो सारी चीजें हम पोर्टल पे अपलोड करेंगे, और जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सारी चीजें आपको पोर्टल पे मिलेंगी। तो पोर्टल कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे आप ये देखेंगे, ये पुराना एक बैच है, डे 1, उस दिन की वीडियो, उस दिन के सेशन नोट,
डे टू की वीडियो, उस दिन के सेशन नोट्स, इस तरीके से हर दिन की वीडियो और उस दिन के सेशन नोट्स आपको पोर्टल पे मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। तो ऑल दो आपने ऑब्वियसली ज्वाइन करने से पहले कोर्स कंटेंट चेक किया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हम आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री, वर्जन्स, उसके फीचर्स, ये सब सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा ही कॉमन सा कंसर्न होता है बहुत सारे लोगों का कि अम, कई बार जब आप देखेंगे कोई एक ऐसा पर्सन जो कि एक ऑटोमेशन के लिए पाइथन को ढूंढ रहा है, तो उसे जब प्रॉपरली आइडिया नहीं होता तो वो कहता है कि क्या आप प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं पाइथन, या आप पाइथन स्क्रिप्टिंग पढ़ाने वाले हैं। तो हमको ये समझना है कि प्रोग्रामिंग में और स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस क्या है, और फिर पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पाइथन के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, पर हर प्रोग्रामिंग की कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं। अब क्योंकि मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको वो प्रोग्रामिंग की प्री रिक्विजिट हम पहले वो डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के दो सेशन हम प्री रिक्विजिट पर, प्रोग्रामिंग की जो प्री रिक्विजिट होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सब प्रोग्रामिंग की प्री रिक्विजिट में आते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं पर पूरी प्रोग्रामिंग में हम इन सब का यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसलिए ये हमें जानना जरूरी है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, किस ऑपरेटर का क्या यूज होता है। इसके बाद फिर हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हम देखेंगे कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं इफ एल्स का यूज करके, हम लूप्स कैसे लगाते हैं। लूप्स को कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करके, हम यूजर से इनपुट, प्रिंट, एंड देयर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन इज टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के मेथड्स का यूज करके स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट करते हैं, क्यों फॉर्मेट करते हैं। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इवन नॉट जस्ट फॉर लर्निंग और फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पज, बट इवन फॉर इंटरव्यू पर्पज ऑल्सो। पाइथन के इंटरव्यू में अगर आप जाएं और आपसे डेटा स्ट्रक्चर का डिस्कशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी प्रोफाइल पे इंटरव्यू दें, आपसे डेटा स्ट्रक्चर 100% पूछा जाता है। पाइथन में सबसे पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट आता है, टुपल आता है, डिक्शनरी आता है, और एक और सेट डेटा स्ट्रक्चर आता है। ये चार डेटा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे। किस डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके मेथड्स कैसे यूज करते हैं। आपकी डेली लाइफ में एक छोटे से प्रोग्राम से लेके एक बड़े प्रोग्राम तक आप हर दिन डेटा स्ट्रक्चर का हर प्रोग्राम में इनिशियली यूज करते हैं। पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रांग भी है। डेट एंड टाइम पे हम कैसे काम करेंगे, यानी कि करंट डेट, टाइम, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेट का कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। हर प्रोग्रामिंग में फंक्शन होते हैं और हर प्रोग्रामिंग के फंक्शन को डिफाइन करने का, कॉल करने का तरीका अलग होता है, उसके आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो पाइथन में फंक्शन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, उसमें कितने तरीके के आर्गुमेंट्स हैं। जब भी आप किसी से पाइथन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एक टॉपिक की बात की जाती है, विच इज मॉड्यूल। आपने देखा होगा कि मॉड्यूल इंपोर्ट किया या मॉड्यूल बनाया, या आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि आप एक मॉड्यूल बनाएं, या आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि आप मॉड्यूल बनाना और यूज करना सीखें। तो एग्जैक्टली मॉड्यूल होता क्या है, इसे कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। एंड देन यहाँ से आपका थोड़ा सा एडवांस पाइथन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फाइल हैंडलिंग, यानी कि हम अलग अलग टाइप की फाइल के साथ कैसे काम करेंगे, जैसे CSV हो गई, एक्सेल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, जेसन फाइल हो गई, YAML फाइल हो गई। यहाँ बहुत सारे और भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे फाइल की स्टेट्स निकालना, यानी कि फाइल कब क्रिएट की गई, कब मॉडिफाई की गई, साइज क्या है, ओनर कौन है, परमिशंस क्या है, ये सारी चीजें। क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस हम साइज के बेसिस पे लेते हैं, कई बार जब हम क्लीन अप कर रहे हैं तो फाइल के साइज के बेसिस पे कर रहे हैं।
फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, दीज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ रिलेटेड टू द फाइल्स एंड डायरेक्टरी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। फाइल्स को कंप्रेस भी किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, मान लो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, आप उस टर्मिनेशन को कैसे हैंडल करेंगे। आप मानिए मेरा एक कोड है जो प्रोडक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो किसी वजह से बीच में ब्रेक हो जाता है, अगर मेरा कोड बीच में ब्रेक हो जाएगा तो वो जो लॉग आप लिखते हैं वो भी प्रॉपरली नहीं राइट हो पाएगा। अगले दिन जब मैं उसे चेक करूंगा तो लॉग में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉग लिखा नहीं गया, क्योंकि प्रोग्राम बीच में फेल हो गया। और क्योंकि उसका कोई लॉग नहीं है, कोई मेरे पास में हिस्ट्री नहीं है, तो अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा और मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये फाइंड आउट करना कि किस वजह से मेरा प्रोग्राम फेल हुआ। इसलिए हम हमेशा ऐसी किसी भी वजह से अगर मेरा प्रोग्राम फेल होता है, हम उसे हैंडल करते हैं और उस रीजन को एटलीस्ट लॉग फाइल में लिखते हैं, ताकि अगले दिन या जब भी आप उसे देखें तो आप उस लॉग फाइल को देख के ये जान पाएं कि किस वजह से आपका प्रोग्राम फेल हुआ या किस वजह से आपका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम और फंक्शन काम नहीं कर पाया। अगर मान लो आपका पूरा प्रोग्राम फेल नहीं हुआ, प्रोग्राम का 80% 70% टास्क हो गया, लेकिन कुछ 20% कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन काम नहीं कर पाया, तो अगले दिन आप लॉग में जाके वो ढूंढ पाए। तो हम एक्सेप्शंस जो आती हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, हम उसे कैसे हैंडल करें, वो हम यहाँ सीखते हैं। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है आज के टाइम पे जो कि ना कि सिर्फ एक ऑटोमेशन में स्क्रिप्टिंग की तरह यूज होती है। आप देखेंगे पाइथन को डेवलपमेंट में यूज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चाहे आप जाएं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट में जाएं। अब आप देखेंगे कि जहां पहले जितना अदर प्रोग्रामिंग को यूज होता था वेबसाइट बनाने में, वहां आप देखेंगे कि पाइथन काफी ब्रॉडली यूज हो रहा है। आपका इंस्टाग्राम हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, नासा की वेबसाइट हो गई, ये कुछ मेन प्रोग्रामिंग है जो पाइथन यूज करे। और ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग आप देखेंगे। आजकल जेंगो आपने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है, इसका यूज करके वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो पाइथन को सिर्फ ऐसे नहीं कि इसी में यूज हो रहा है, पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी काफी पॉपुलर है। पर जब आप डेवलपमेंट फेस में जाते हैं तो एक बड़ा कॉमन टॉपिक आपको चाहिए होता है, यानी कि ऐसी ही प्रोग्रामिंग सिर्फ यूज की जा सकती है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हो, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो। इसीलिए आप देखेंगे कि जावा बड़ा ही पॉपुलर है वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, क्योंकि जावा तो उप्स प्रोग्रामिंग है। हमारा पाइथन उप्स को सपोर्ट करता है, और ये हमारे लिए एक बड़ा ही प्लस पॉइंट ऐड करता है कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ में सीखेंगे क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, ये सारी चीजें। मल्टी थ्रेडिंग ये कॉन्करेंसी के लिए अचीव होता है। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको कई बार परफॉर्मेंस यानी कि आपको टाइम का इश्यू आता है। जैसे कि कोई लेंदी जॉब्स है विच इज टाइम कंज्यूमिंग, विच इज टेकिंग मोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। हम उस टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, और कई बार मुझे कंकरेंसी भी अचीव करनी होती है। मान लो मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में 100 सर्वर हैं, और मेरे पास एक स्मॉल सी पाइथन की स्क्रिप्ट है जो हर एक सर्वर पे जाती है, 10 मिनट का टाइम लगाती है और पैचिंग करती है। वन बाई वन अगर हम ये काम करें तो आप सोचो, 10-10 मिनट का काम अगर आप सोचे तो 100 सर्वर पे आप 100 into 10 कर दो, उतना मिनट का टाइम आपको लगेगा। पर आप मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से पैरेलली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ऑन ऑल 100 सर्वर एट द सेम टाइम, एंड द टाइम विल रिड्यूस टू 10 मिनट्स ओनली। या मान लो आप एक कोई प्रोसेस से काम कर रहे हैं जो प्रोसेस आपका टाइम ज्यादा ले रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एक डेटा लोड कर रहे हैं किसी एक वेबसाइट से, ठीक है, और वो डेटा लोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। आप मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से उस टास्क को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, एंड देन इस तरीके से आपका जो ज्यादा टाइम लग रहा था उस टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मल्टी थ्रेडिंग हर जगह पर वहां यूज होता है जहां आपको मल्टीटास्किंग यूज करनी हो, चाहे वो गेम हो,
चाहे वो कुछ भी हो, इवन जो आपका सिंगल सर्वर है जो मल्टीपल क्लाइंट से एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वहां भी मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंटेड है। तो दो जगह पर मल्टी थ्रेडिंग को यूज किया जाता है। एक, जब आपको मल्टीटास्किंग अचीव करनी होती है, या दूसरा जब आपकी लेंदी जॉब्स होती हैं, जब आपको टाइम का कंसर्न होता है। इन दो जगह पर आप मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। पाइथन के थ्रू मेल भी सेंड किए जाते हैं, और ये बड़ा ही कॉमन सा टास्क है जो ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। कई बार आप किसी भी प्रोसेस के या किसी प्रोग्राम के सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होने के बाद एक सक्सेस मेल भेजते हैं, that this process is completed successfully, you can pick up your file, or these files generated, either you are attaching those file in your mail body, या कई बार आप रिपोर्ट्स भेजते हैं मेल के थ्रू बाय HTML मेल, या कई बार आप ट्रिगर मेल बनाते हैं जो कि एक, मान लो कोई प्रोग्राम आपका फेल हो जाता है तो आपको एक मेल आएगा, या मान लो आपने एक ऐसा प्रोसेस बनाया जब भी कोई भी प्रोडक्शन में प्रोग्राम फेल हो तो वो उसके लॉग्स को अटैच करे और आपको एक नोटिफिकेशन भेजे, यानी कि पाइथन मेल सेंडिंग को सपोर्ट करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक बड़ा ही कॉमन और यूजफुल टॉपिक है जिसके बेसिस पे हम पैटर्न बेस्ड काम करते हैं। मान लो किसी फाइल में पैटर्न बेस्ड कोई डेटा सर्च करना है, या फिर कोई डेटा आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको आपको किसी पैटर्न के अगेंस्ट वैलिडेट करना है। जैसे आप देखते हैं जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहां आप यूजर नेम पासवर्ड का वैलिडेशन देखते हैं एक पैटर्न के अगेंस्ट, कि पासवर्ड में एटलीस्ट 8 डिजिट करेक्टर्स होने चाहिए, एक डिजिट जरूर होना चाहिए, एक कैपिटल करेक्टर जरूर होना चाहिए। कैसे वैलिडेट करेंगे आप? डेफिनेटली एक पैटर्न के थ्रू। और वो पैटर्न आपका क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन। किसके थ्रू बनाते हो आप? रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। डेटाबेस कनेक्टिविटी, हम मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे, अब चाहे वो किसी भी तरीके का डेटाबेस हो। सॉकेट प्रोग्रामिंग, जिसमें आप सिंपल सर्वर क्लाइंट और सर्वर बनाना सीखते हैं, TCP UDP का यूज करके कम्युनिकेट करना, डेटा ट्रांसफर करना, ये आप सीखते हैं। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये जो GUI होती है वो डेस्कटॉप बेस्ड GUI होती है, वेब बेस्ड GUI नहीं होती। इतना आप सब जानते हैं कि वेब बेस्ड GUI के लिए HTML CSS का यूज होता है, किसी प्रोग्रामिंग का यूज नहीं होता। प्रोग्रामिंग से जब भी GUI बनाई जाती है, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, वो डेस्कटॉप बेस्ड ही बनाई जाती है, वेब बेस्ड HTML CSS या उसके जितने भी फ्रेमवर्क हैं उनका यूज करके, ना कि प्रोग्रामिंग का यूज करके। तो ये GUI को सपोर्ट करता है, पर डेस्कटॉप बेस्ड GUI। अब वो डेस्कटॉप बेस्ड GUI क्या होती है, कैसे होती है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें लॉगिंग रहेगा, यानी कि लॉग्स कैसे जनरेट करेंगे, कैसे राइट करेंगे लॉग्स किसी प्रोग्राम के लिए। जब भी आप कोई कोडिंग करते हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोग्राम के लिए। क्योंकि मान लो आप कोई एक शेड्यूल करते हैं प्रोग्राम जो कि किसी एक टाइम पे रन हो रहा है, तो आपका अगर प्रोग्राम फेल होता है या सक्सेस होता है, ताकि आप लॉग्स में जाके देख पाएं, इसके लिए लॉगिंग जरूरी है। पाइथन में लॉगिंग इनबिल्ट है। डीबगिंग, यानी कि पाइथन के कोड को कैसे डीबग कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब यहां तक अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं है किसी भी टॉपिक में कि ये वाला टॉपिक सिर्फ ऑटोमेशन के लिए रहेगा, या ये वाला टॉपिक सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए रहेगा, या डेटा साइंस के लिए रहेगा। ये कंप्लीट पाइथन है। ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। चाहे आपको आगे इसके बाद ऑटोमेशन में जाना है, चाहे आपको इसके बाद आगे डेटा साइंस में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, AI में जाना है, किसी भी प्रोफाइल पे ये पाइथन का कंप्लीट कोर्स कंटेंट है। हर एक छोटे से छोटा टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको कहाँ जाना है। इसके बाद पाइथन को करने के बाद आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, आप AI में जा सकते हैं, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, या फिर आप इस पाइथन को एक स्क्रिप्टिंग की तरह यूज करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें हम पाइथन विद ऑटोमेशन देते हैं, यानी कि इस पाइथन के साथ हम ऑटोमेशन पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है आप में से किसी ने पाइथन और डेटा साइंस के लिए एनरोल किया हो, तो डेटा साइंस का बैच अलग होता है, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, पर वो एक अलग बैच होता है, उसका कोर्स कंटेंट अलग है, सब कुछ अलग है। तो अगर आपने एनरोल किया हुआ है उसके लिए भी, तो इस पाइथन के कंप्लीट होने के बाद आप उस बैच में चले जाएंगे, या फिर आप बीच में ही जाना चाहते हैं, जब भी स्टार्ट हो बैच आप बीच में, जैसे भी वो, तो आपका डिसीजन रहेगा। पर इस कोर्स कंटेंट के साथ हम वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है।
इसी सेशन में। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने डेटा साइंस लिया है तो वो एक अलग बैच रहता है, इसके बाद आपको उसमें शिफ्ट किया जाएगा, मैं ही वहां पढ़ाऊंगा, पर इसमें डेटा साइंस नहीं रहेगा। अगर आपने सिर्फ पाइथन के लिए एनरोल किया है तो इसमें डेटा साइंस। मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कल को आपके मुझे नहीं बोलो कि आपने ये नहीं कहा, मुझे मुझे लगा ऐसा होगा, इसलिए हर चीज का क्लियर होना जरूरी है। मेरा सेशन में आज तक ऐसा इसीलिए कोई इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि मैं चीजें पहले दिन क्लियर करता हूँ। इसमें कोई वेबसाइट डेवलपमेंट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें कोई डेटा साइंस मशीन लर्निंग ऐसा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ये पाइथन विद ऑटोमेशन है। अब देखो, ऑटोमेशन का कोई भी फिक्स कोर्स कंटेंट नहीं होता कि यही दो टॉपिक हैं या यही तीन चीजें हैं। पर मैं आपको एक समझाता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। हम सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक एसएसएच कैसे करेंगे, कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सिस्टम की इंफॉर्मेशंस, पैचिंग, ये सारी चीजें, डेटाबेस बैकअप वगैरह, सिस्टम एडमिन वाली प्रोफाइल के जितने भी टास्क होते हैं वो पाइथन के थ्रू कैसे ऑटोमेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लाउड पे जाते हैं, जैसे कि AWS के लिए बूटो 3 है हमारे पास में, ठीक है। अजोर के लिए अजोर SDK है हमारे पास में। हम क्लाउड पे जाते हैं, क्लाउड ऑटोमेशन सीखते हैं, डॉकर कंटेनर वगैरह, पाइथन का SDK है हमारे पास में एक डॉकर, जिसके थ्रू आप कंटेनर्स बना सकते हैं, यानी कि पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, उस इमेज का यूज करके आप एक कंटेनर बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेटवर्किंग पे जाते हैं, तो ये सिस्टम एडमिन, डेवऑप्स और क्लाउड और नेटवर्किंग, ये पूरा हम कवर करते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है, जैसे मैंने ऑटोमेशन आपको पढ़ाया, ऑटोमेशन में कम से कम 3 to 4 वीक लगते हैं पूरा ऑटोमेशन कंप्लीट करने में, यानी कि 1 महीने के आसपास ऑटोमेशन चलता है। अगर आपको लगता है ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसा कोई भी मॉड्यूल, फॉर एन एग्जांपल, सपोज ऑल्दो आई विल बी इंक्लूडिंग, बट सपोज आई हैव नॉट इंक्लूडेड हाउ टू कॉल द API यूजिंग पाइथन, ओके, तो फिर आप वो मुझे बोल सकते हैं। ऑटोमेशन से रिलेटेड अगर कोई भी मॉड्यूल या कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे आप सिखाएं CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, या मान लो आप मुझे कोई एक एग्जांपल दें कि आप मुझे ऐसा कुछ और करके दिखाएं, आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट, ठीक है। या कोई मॉड्यूल है, या आप कहते हैं कि आप मुझे समझाएं कि एंसिबल के साथ पाइथन कैसे काम करता है, ठीक है, या स्पेसिफिक एक टूल के साथ पाइथन कैसे काम करता है, आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट। इफ आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनीथिंग फ्रॉम माई एंड, ऑल्दो आई विल बी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, but suppose if anything which you require and I have not included, you can ask that, but it must need to be related to the automation. अब आप कहें कि डेटा साइंस इंक्लूड कर दें, आई एम सॉरी, वो मेरे कोर्स में नहीं आता, वो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। बाकी की सारी चीजें जो भी रहेंगी मैं 100% ऑन रिकॉर्ड इंक्लूड आपको करके दूंगा, चाहे हमारा बैच फिर 4 महीने तक क्यों ना लगे। प्रोडक्टिव मॉडलिंग विल नॉट बी देयर, डेफिनेटली इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। CI/CD बिल्कुल रहेगा, API कॉलिंग बिल्कुल रहेगा सर। So, Nissan sir, Himanshu this side. आई एम आंसू। Good morning. Sir, this predictive modeling, as you mentioned, it's not in the course, but if one session can be arranged in the end of the session, it I will be can give you helpful. idea. Actually, in one session, Himanshu, you will not be able to understand the entire predictive modeling. It's required Okay. some other concepts also. I can give you that idea how it's work, and but you will not be able to get the 100% benefit of that one session. You will be only just get the overview. And if you just need overview, I can definitely arrange one session, sir. Okay. Because in our uh, you know in company we are now moving towards the predictive and analysis and the modeling stuff. So I was thinking. No, I get it. Sir, will it be available in English or only Hindi? Sorry, sir. Will this course available in English also? Actually, in Kia Network Cloud, most of the sessions are in Hindi, sir. So that's why I think you are not comfortable with Hindi. No, I'm comfortable, but I'm not very comfortable in understanding the Python Hindi terminologies. I'm okay. No, Hindi no, knowledge.
they all everything, the keywords and everything in English, not in Hindi. Just talking while I'm talking, and if I will explain anything, I will explain in Hindi and English simultaneously. That's what I prefer in my sessions. But the simple talking like I am talking right now will be हाँ in ये Hindi. चलेगा That सर. will be in Hindi. ओके ओके. थैंक Okay. यू. तो हिमांशु, अगर आपको प्रोडक्टिव मॉडलिंग के लिए जाना है तो आई विल सजेस्ट कि आप डेटा साइंस और एआई इस तरफ जाएं, क्योंकि नहीं डायरेक्ट नहीं प्रोडक्टिव सर, मॉडलिंग एक्चुअली पे आप जंप नहीं कर सकते। नो 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 सर, हम्म, माय माय पॉइंट इज, मेरे को स्टार्टिंग से पाइथन सीखना है, बट as a approach in the company is moving towards this, so if Python basic is required, then first I will go with this या Python course, then I can move to the predictive Yeah, model. then Yeah, data, you have yeah, to understand how to work with data, then cleaning of data, then yeah, yeah. exploring of data. So There, that will there be are the part of data science, data or science that will be the part of data science. There you will okay, be learning how the predictive modeling is working. Predictive modeling is basically nothing but the machine learning, how model build, how it's predict, how right, right. evaluate, and these all are the life cycle of machine learning. But even before machine learning, you have to understand how to work with the data, how to prepare the data for machine learning, because there are multiple Mhm. noises in the data, there are multiple missing values in the data, there are multiple outliers in the data. You have to explore the data to what is outlier, where the value is missing, how I can deal with those all these things. So for that you need to know how to clean the data, how to Right. explore the data. So all these will be the part of data science. So after Python, if you think like I want, you can proceed in that way, sir. Okay, okay. So the basic is first to learn about the Python course, Python right? programming. Yep. Okay, okay. Thank you. हेलो निशान सर. Bolo Krishna. Hi. सर हाय सर, ये मैं कह रहा था कि जैसे सर ये क्वेश्चन ना थोड़ा मतलब थोड़ा यूनिक सा है. जैसे सर आप ये स्टार्ट कर दोगे पाइथन का कोर्स, और सर जैसे अभी गिट वगैरह पे हम ये शोकेस कर सकते हैं कि हम कितने दिन कोड कर रहे हैं, तो सर उसका थोड़ा आप मतलब बता सकते हो कि हम मतलब ये कैसे स्टार्ट होता है, या हैकर रैंक हो गया जिससे हम आगे वो शोकेस कर सके. कितने टाइम का कोडिंग कर रहे हैं, कितने टाइम से? हाँ मतलब ये हैकर रैंक या गिट में होते नहीं हैकर ऐसे. रैंक मतलब प्रैक्टिस, और उसके लिए आप टेस्ट वगैरह दे के इसके हाँ जी लिए हाँ जी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी. सर. जी सर, बताइए। सर मैं लाइनक्स एडमिन हूँ और थोड़ा बहुत मैं एंसिबल स्क्रिप्ट्स डेवलप करता हूँ. हम्म। और इसके लिए मेरे को पाइथन, एक्चुअली मैं डेवऑप्स में जाना चाहता हूँ. इसके लिए हाउ इट विल बेनिफिट मी सर दिस कोर्स. सो पाइथन को ऑटोमेशन की तरह यूज करते हैं मोस्ट ऑफ, आप देखेंगे, एंड डेवऑप्स में बहुत सारी जो टूल्स हैं, जैसे एंसिबल हो गया, या कई सारे टूल्स हैं जो कि पाइथन का यूज करके बनाए गए हैं, एंड देर आर सम रिक्वायरमेंट वेयर दे आस्क यू टू कस्टमाइज and they want to create their own custom model, then there is a requirement of Python. And whenever you want to automate, suppose you have two servers, the Windows server and the Linux server. Right now you are suppose working only on Linux, but if there are two server and you want to perform same kind of automation, now you have to write two script which will work on Linux and Windows. Python is a platform independent technology. The same script you will be able to use on Linux and Windows as well. So whatever programming we will be learning will work on Windows um, and then Linux as well. सर मैं डे टू डे लाइफ में शेल स्क्रिप्टिंग यूज करता हूँ. कैन Hmm. आई completely shift my shell scripting to Python scripting? If you are working purely on Linux, then you do not need to, because the thing which you can get by using shell scripting on Linux only, till then you are not connecting with any other third resource. The best script is the best thing. Okay, purely like I am system admin only working on Linux. But if you are extending things, okay, then that there you can get the better Python, and even you can combine the best with Python. You can call your best commands from Python itself, and that's what people use. Okay, you can use the command, get the data, and the processing of data part you can easily done with the help of Python, connecting with the cloud and all these things. So if you are only working on Linux part, then I will only suggest the best. But if you are suppose going more than that,
पाइथन विल बी बेस्ट। ओके, डेवऑप्स में जेनकिन हो गया, गिटलैब सीआई हो गया, अजोर डेवऑप्स हो गया। ठीक है, इस सब में सीआई सीडी ऑटोमेशन में पाइथन का लोग यूज करते हैं। बूटो 3 जैसे एडब्ल्यूएस हो गया, अजोर एसडीके हो गया, इस सब में आपका पाइथन यूज होता है। एंसिबल की पाइथन की एमएल फाइल या पाइथन के इंजन, और फैब्रिक हो गया, अगर आप फैब्रिक के बारे में जानते हैं, वो भी पाइथन बेस्ड मॉडल यूज करता है। इन सब में कस्टम मॉडलिंग वगैरह के लिए पाइथन का यूज लगता है। हाई सर्विस। निशांत जी, मेरा कंसर्न ये था कि जैसे हम्म कोई भी ऑटोमेशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, ठीक है, हम्म मतलब हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या वो एक या दो क्लासेस में वो प्रोजेक्ट ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग से एंड तक हमने ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और क्या कैसे कनेक्ट करना है डाटाबेस से, कैसे एपीआई कॉल करनी है, मतलब आप टॉपिक तो कंप्लीट कर दोगे, हम्म। मतलब आफ्टर टॉपिक, मतलब एक एज ए प्रोजेक्ट यदि हमारे को करना पड़ गया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो हाउ वी विल डू दैट? सो ये पॉसिबल ये है आपके पास देखो, या ऑलरेडी आपने? सिर्फ पाइथन का यूज करके आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते सर्वेश, ठीक है, एक चीज। हम्म कोई डेटा हम्म साइंस का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, दूसरी चीज, हम्म क्योंकि उसके लिए मुझे डेटा साइंस वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर वेबसाइट की तरफ जाऊं तो उसके ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं और उसे समझाते हैं। पाइथन का यूज करके अगर एक उसके लिए देखा जाए, जैसे अब आपको ये ऐसा कोई, जैसे मैंने कहा इसमें जीयूआई है, तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, हम्म, that you can create from end to end, or a end to end automation project can be created. But by Python itself, a complete project, what is the meaning of that complete project? मतलब यही, मतलब एंड टू एंड जो आप ऑटोमेशन का जो प्रोजेक्ट बता हाँ, रहे वो हो, वो बिल्कुल हो एंड टू एंड जाता, यदि बिल्कुल हमारे को होता, बिल्कुल, वो वो बिल्कुल मतलब होता, एज ए GUI से हम ये बिल्कुल। जो जो डाटा रिक्वायरमेंट जीयूआई चाहिए जो और कैसे रहेगा हमारा वो प्रोजेक्ट सिर्फ स्टार्टिंग। डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई रहेगा, वेब बेस्ड हाँ, जीयूआई डेस्कटॉप नहीं। बेस्ड। हम्म। ओके, मतलब ऑलरेडी डेस्कटॉप में हम ओपन कर सकते हैं, वेब बेस्ड हाँ, मतलब HTTP ओपन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। HTTP ओपन नहीं है इसमें? एचटीटीपी के लिए यूआरएल कॉल करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो यूआरएल डेस्कटॉप कॉल से कर ही ले। रहेगा, डेस्कटॉप हाँ से ही। डेस्कटॉप से। हाँ हाँ डेस्कटॉप से रहेगा, यदि मैं हाँ। उसको एज ए नेटवर्क में उसको लाना चाहता हूँ तो वो मुझे एज ए कंप्लीट एपीआई नेटवर्किंग कॉल करनी पड़ेगी आपको, पे। गूगल से कॉल करना पड़ेगा उसको। सर्च वगैरह अच्छा। आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। ऐसा ओके। जीयूआई मत सोचना जैसा आप गूगल पे देख पाते हैं। नहीं नहीं, जस्ट मतलब फॉर हाँ एग्जांपल मेरा जो कस्टमर नेटवर्क है उसमें मैं एक एज ए जो भी मैं एज GUI उस प्रोजेक्ट को उसको यूज करना चाहता हूँ ऑटोमेशन को, हाँ कि भाई मैंने यहाँ से सब्सक्राइबर यहाँ से फैच होएगा, यहाँ से इससे डिटेल्स शेयर करेंगे, तो वो सारी कनेक्टिविटी मैं कर सकता हूँ, राइट? हाँ। ओके, ठीक। ये बेटर है ना, क्योंकि आप टॉपिक कवर कर दोगे उसके आफ्टर टॉपिक, मतलब एक कंप्लीट सब चीजों को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम, वो आप यदि बेटर है कि उन चीज को एक्सप्लेन कर दोगे तो वो हमारे लिए मैंने बेनिफिट वही होगा। तो कहा कि हर किसी की वो रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, हम्म वो सबकी इंडिविजुअल एक जैसी नहीं हो सकती ना। तो एक जो ऑटोमेशन हम पढ़ेंगे वो ऑटोमेशन से रिलेटेड एंड टू एंड जरूर हम करेंगे। हम्म डू नॉट वरी अबाउट दिस हैकर, आई विल स्टार्ट on my own way. First, we will be covering Python and then rest of the things. So things are not going to mix up. आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो मोहम्मद। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली मैं अभी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं जानता हूँ। हम्म। एक्चुअली में जो अभी काफी लोग इसमें बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो काफी एक्सपीरियंस लोग लगते हैं मुझे, क्योंकि मुझे सारा जंप हो रहा है मुझे। तो ये कोर्स जो है मतलब सर जीरो से स्टार्ट होगा या थोड़ा एडवांस बेस पे? इनमें से भी किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है सर, और मैंने स्टार्टिंग की ही पहले 10 मिनट इसी पे बात की कि पाइथन सीखने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग की प्रीरिक्विजिट नहीं है। आप अगर एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हैं तब भी आप पाइथन आसानी से सीख सकते हैं। आपको पाइथन सीखने में किसी भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। हम बिल्कुल जीरो सर से ही मैं स्टार्ट करेंगे। सर मैं पीसेप और पीकैप सर्टिफिकेशन भी करना चाहता हूँ, वो हो सकता है?
पाइथन ऑफिशियली कोई सर्टिफिकेशन नहीं देता, सारे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। आप उनमें से कोई भी सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। ग्लोबल सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे स्टार सर्टिफिकेशन है, एक पाइथन इंस्टीट्यूट करके है, और एक माइक्रोसॉफ्ट देता है। पर पाइथन ऑफिशियली अपनी तरफ से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देता। सर ऑफिशियली वो पाइथन पी से पर पी कैप है सर, एसोसिएट। वो python.org की तरफ से नहीं है सर। हाँ वही है। दैट इज नॉट ऑफिशियली फ्रॉम पाइथन। आप अच्छा सर्च करना उसके बारे में और थोड़ा सा जानना। ऑफिशियली पाइथन का कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है सर। ओके। चलो, तो और किसी का कोई कंसर्न हो, आप जिस नंबर से मैंने आपको लिंक भेजा है वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं बाद में। अब हम थोड़ा सा पाइथन को समझते हैं, पाइथन क्या है, हिस्ट्री, वर्जन्स, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसकी आप चिंता ना करें। मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, आप इसे कैसे यूज करेंगे, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन है क्या। तो अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखेंगे गूगल पे तो आपको पाइथन की डेफिनेशन मिलेगी। पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ तीन वर्ड आते हैं, जिसमें पहला वर्ड आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब मैं पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, मुझसे कोई पूछ सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो मैं क्या आंसर दूं उसको, एक सिंपल भाषा में क्या आंसर दिया जा सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन ब्रेक दैट इनटू टू पार्ट, प्रोग्राम और लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम is nothing but the set of instruction by which you are communicating with the computer, or the instruction by which you are performing a specific task। जैसे मान लो आपको कोई फाइल बनानी है, या आपको एक डायरेक्टरी में से फाइल्स को लिस्ट करना है, या आपको एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, या आपको एक यूजर ऐड करना है, कोई भी टास्क आपको करना है, तो आप उसके लिए कुछ सेट ऑफ कमांड्स लिखेंगे। उन सेट ऑफ कमांड्स को लिखने के लिए, उन सेट ऑफ कमांड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। उन सेट ऑफ कमांड्स को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक लैंग्वेज की जरूरत है। दैट कैन बी पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, पर्ल, बेस, बैट, कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रही, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की हम लोग यूज कर रहे हैं वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन से प्रोग्राम को, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब आप कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक फाइल क्रिएट करो, अब आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना एक फाइल क्रिएट करो। अभी आप ऐसे भी तो नहीं लिखेंगे क्रिएट वन फाइल। there will be definitely a syntax, there will be some keywords by which using you will be giving instruction to the वो कीवर्ड और वो जो सिंटेक्स है वो कौन दे रहा है आपको, वही तो आपको प्रोग्रामिंग दे रही है। अब जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मान लो हिंदी में कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ, या किसी और लैंग्वेज में मैं कर रहा हूँ, तो वो जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं आपसे सपोज करूँ मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि अच्छा अपना डेस्कटॉप ओपन करो, and then open this Google and download this file, how I am giving instruction to you, definitely with the help of one language। वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है। तो वो जो सेंटेंस मैंने बनाया कि आप गूगल ओपन करो, उसमें मैंने जो कीवर्ड्स का यूज किया, उन कीवर्ड्स को जिस तरीके से अरेंज किया, वो सब मुझे कौन प्रोवाइड करता है, इंग्लिश के ग्रामेटिकल जो रूल होते हैं, वो प्रोग्रामिंग के ऐसे सिंथेटिकल रूल्स होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, with the help of programming language we are communicating with the computer, we are giving instruction to the computer to perform a specific task। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये रहा तीसरा वर्ड आपका। तो डेफिनेशन क्या थी, पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी दूसरा वर्ड आता है जनरल पर्पस का क्या मतलब है। तो हमने अभी इतना तो आइडिया लग गया है कि पाइथन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, और यही एक रीजन है कि पाइथन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक डेटा साइंटिस्ट जैसे मेरी प्रोफाइल की अगर हम बात करें, या एक डेवलपर की हम बात करें, या किसी भी प्रोफाइल पे, अब मैं सिर्फ ऐसा ही काम थोड़ी करता हूँ कि मैं सिर्फ डेटा साइंटिस्ट, एज ए डेटा साइंटिस्ट मैं सिर्फ मॉडल बिल्डिंग ही कर रहा हूँ हमेशा, या बस मैं हमेशा डेटा क्लीनिंग या फिर डेटा प्रोसेसिंग या डेटा फॉर्मेटिंग ऐसे ही काम कर रहा हूँ। कई बार मुझे ऑटोमेशन के काम भी करने होते हैं,
कई बार मुझे डेटा फैच करने के लिए ऑटोमेशन लिखनी पड़ती है। कई बार मुझे अदर टास्क भी, जैसे मान लो मुझे कोई एक पाइपलाइन क्रिएट करनी है जिसमें मैं पूरा का पूरा प्रोसेस लिख रहा हूँ, मॉडल बिल्डिंग तक का, अपना डिप्लॉइंग तक का। या कई बार मान लो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी जो मेरी जितनी भी जॉब्स हैं या पाइपलाइंस हैं उनको चेक करने के लिए कि भाई वो सक्सेसफुली रन हो रही है या फेल हो रही है, एक नोटिफिकेशन मिले। तो ये ऑटोमेशन वाले काम भी मैं ही करता हूँ। और यही एक बेनिफिट है पाइथन का कि पाइथन को एक आदमी पढ़ने के बाद वो उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। तो पाइथन डेटा साइंस में यूज होता है, पाइथन मशीन लर्निंग, एआई, जेन एआई, रोबोटिक्स आप जाएं, चाहे वेब डेवलपमेंट रहा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहा, ऑटोमेशन रहा, पाइथन कई सारी जगहों पे आप इसको यूज कर पाते हैं। इवन गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज होता है, इसीलिए पाइथन को हम लोग जनरल पर्पस बोलते हैं। सर साइबर सिक्योरिटी मूव कर सकते हैं? आराम से। ओके सर। पाइथन एक कॉमन प्रोग्रामिंग की तरह भी रोल प्ले करती है। जहां भी आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है आप उसकी जगह पे पाइथन यूज कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स जब समझेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे बेनिफिट हैं जो हमें कई सारी प्रोग्रामिंग में नहीं देखने को मिलते, वो हमें पाइथन में देखने को मिलते हैं। तो दो वर्ड जनरल पर्पस का क्या मतलब है, पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। अब डेफिनेशन में तीसरा वर्ड आता है जिसमें हमने कहा कि पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। अब हाई लेवल से क्या मतलब है, तो हमारे पास दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, लो लेवल और हाई लेवल। अब इसको ऐसे मत समझो कि हाई लेवल वाली हाई लेवल वाले काम करेगी और लो लेवल वाली लो लेवल, नहीं, ऐसा नहीं। असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में आपने सुना होगा, आती मुझे भी नहीं है, मैंने भी असेंबली लैंग्वेजेस पे कभी काम नहीं किया। पर असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली नियर टू कर्नल काम करती है, नियर टू मशीन। ऐसी लैंग्वेज जो डायरेक्टली आपके कर्नल पे एग्जीक्यूट हो जाए, जिसमें कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े, वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। और ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग जो डायरेक्ट आपके कर्नल पे एग्जीक्यूट ना हो, जिसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़े, वैसी हर प्रोग्रामिंग को हाई लेवल बोलते हैं। ये है इसका टेक्निकल आंसर। अब आप कहें कन्वर्जन का क्या मतलब है साहब, जो कमांड्स आप देते हैं वो कमांड्स आप बाइनरी फॉर्मेट में नहीं देते, यानी कि 101 की फॉर्मेट में। पर जो कंप्यूटर आपका समझता है वो क्या समझता है, 101 की फॉर्मेट में कमांड्स को समझता है। तो यानी कि गैप रहा आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में, उस गैप को खत्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है। आपने सुना होगा कंपाइलर के और इंटरप्रेटर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर आपकी कमांड्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर वो कमांड्स, आपकी जो कन्वर्टेड कमांड है, वो आपकी सिस्टम पे एग्जीक्यूट होती है। तो जिसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है वो आपकी हाई लेवल होती है, जिसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती वो लेवल, बिकॉज वो लो लेवल पे नियर टू मशीन काम कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज लो लेवल। नॉट बिकॉज ऑफ कि वो लो लेवल के काम कर रही है, बिकॉज दैट इज नियर टू योर मशीन, बिकॉज इट्स डूइंग द लो लेवल काम। लो लेवल मतलब नियर टू कर्नल वाले जो काम है, आप जो ऊपर के काम कर रहे हैं वो हाई लेवल काम है। ऐसे आप इसको समझे। और अगर एक नॉन टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो क्या आंसर है, ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग जिसके कीवर्ड्स बड़े टिपिकल हैं समझने में। असेंबली लैंग्वेजेस को पढ़ना सीखना बहुत टिपिकल होता है, ये उतना आसान नहीं है जितना प्रोग्रामिंग हम सीख पाते हैं। उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, उसका जो सिंटेक्स होता है वो आसान नहीं होता। तो ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग जिसके कीवर्ड्स टिपिकल होते हैं, वैसी प्रोग्रामिंग को हम लोग लो लेवल बोलते हैं। और जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, चाहे वो बेस है, रूबी है, पर्ल है, जावा है, सी, सी प्लस प्लस, ये सब, इन सब के जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, और ये एक डेवलपर आसानी से समझ सकता है और पढ़ सकता है, इसलिए हम इसको हाई लेवल बोलते हैं। तो पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो ये थी पाइथन की डेफिनेशन। So one question here. हम्म। So most of the languages are high level language, right? Because यस। we usually have the compiler. हाँ बिल्कुल। Even though the C and C++ is a high बिल्कुल। level language, right? बिल्कुल। Any example for the low level? असेंबली लैंग्वेजेस आप गूगल Or कर लो। that's only, right? हाँ। Or any other? नहीं। Okay, sir. तो सर ये असेंबली लैंग्वेज में जो कोड मतलब जो भी लिखते होंगे वो 10 के फॉर्म में लिखते हैं या क्या मैंने मतलब? कभी काम नहीं किया कृष्णा उस पे, तो मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी। ओके। आप
को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इवन मुझे भी सर्च करना पड़ेगा अगर आप मुझसे आंसर चाहेंगे तो। तो मतलब ये है कि हम हाई लेवल पे ही काम करते काम हैं। करते हैं बिल्कुल। ओके सर। तो ये एमएल ऑप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, हमें ऑफ टॉपिक ले जाएगा। ठीक है, मशीन लर्निंग और डेवऑप्स को जब मिला देते हैं तो एमएल ऑप्स बनता है, पर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी, या फिर सेशन के बाद में। वापस से आते हैं टॉपिक पे। तो पाइथन की डेफिनेशन हमने देखी। अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो पाइथन को बनाया था, डेवलपर का नाम है ग्यूडो वेन रेसम, और इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया था 1989 में, और ऑफिशियली जब रिलीज हुई थी पाइथन, वो आपकी 1991 में रिलीज हुई थी। और पहला जो वर्जन आया था पाइथन का 1.x वो 1994 में आया। और जो पाइथन का दूसरा वर्जन आया, म्यूट कर लो मोहम्मद, पाइथन का जो दूसरा वर्जन आया वो 2000 एक सेकेंड। तो पाइथन का जो दूसरा वर्जन आया था वो 2000 में आया था टेक्निकली, ठीक है। और 2.x का मतलब है जैसे 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से आया था ये। एंड पाइथन का जो सबसे लास्ट वर्जन आया वो फिर 3.x आया। अब 3.x में कौन सा चल रहा है वो भी बताऊंगा। और ये आया आपका 2008 में रिलीज हुआ था। तो पाइथन 2.x का अभी आपको वर्जन नहीं देखने को मिलेगा, पर एक वर्जन अभी भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है, विच इज 2.7 इज द लास्ट वर्जन। ऑफिशियली वेबसाइट पे भी हमें देखने को मिल जाता है अभी, पर ये एंड ऑफ लाइफ है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, इसके कोई अपग्रेड नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे, कोई बग फिक्स नहीं है, ये सब चीजें हटा दी गई हैं। 3.x का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास में, वो इस टाइम पे 3.13 चल रहा है। और प्रोडक्शन में लोग वाग अभी 3.12 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 3.13, 14 भी प्री रिलीज्ड हो चुका है। प्री रिलीज्ड का मतलब होता है टेस्टिंग वगैरह लोग वाग करते हैं, बग फिक्स वगैरह इस सब के लिए, पर प्रोडक्शन में नहीं लेके जाते। प्रोडक्शन में 3.12 चल रहा है, लोग वाग इस पे काम कर रहे हैं। आई रिसेंटली मूव्ड फ्रॉम 3.9 टू 3.12 3 months बिफोर इन माई प्रोडक्शन। तो हमने प्रोडक्शन में 3.9 से 3.12 में मूव किया, अभी लोग वक्त 3.12 यूज कर रहे हैं। 3.13, 14, 2014, 24 में रिलीज हुआ है, इसके बाद 13 आ चुका है। तो ये एक जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे, जो हिस्ट्री में आपको समझना चाहिए, वो ये है कि वैसे वन तो अभी देखने को ही नहीं मिलेगा आपको कहीं, मैंने कहा टू भी नहीं देखने को मिलता, पर कई बार आपको 2.7 देखने को मिल जाता है। कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है जो अभी भी आपका 2.7 पे रन हो रहा हो, वो आपको देखने को मिल जाए। तो टू में क्या था कि टू का जो सिंटेक्स था, जो टू के कीवर्ड्स थे, जो टू में मॉड्यूल के नेम्स थे, वो अलग थे। तो जब पाइथन ने पाइथन टू के बाद जब थ्री लेके आया, तो उसने सिंटेक्स में चेंज कर दिया, फंक्शन के नाम चेंज कर दिए, कीवर्ड चेंज कर दिए। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से सिंपल से समझाना चाहूँ, तो पाइथन टू में प्रिंट एक कमांड हुआ करती थी। तो पाइथन टू में कमांड बेस्ड काम हुआ करता था, और प्रिंट कुछ ऐसे लिखते थे। पाइथन थ्री में क्या किया उन्होंने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक वर्जन ऑफ थ्री और एनी स्पेसिफिक वर्जन ऑफ टू, दिस इज एंटायर टू और दिस इज एंटायर थ्री, इवन 3.1 एंड इवन 3.12 और 13 और 14। ओके। तो पाइथन थ्री में उन्होंने क्या किया कि अब प्रिंट को एक फंक्शन बना दिया, और अब आपको ये हेलो को ऐसे पैरेंथेसिस में रखना होता है। पहले पैरेंथेसिस में नहीं रखा करते थे, अब इसे पैरेंथेसिस में रखना होता है।
तो पाइथन 2 में कमांड बेस्ड काम हुआ करता था और पाइथन 3 में फंक्शन बेस्ड हो गया है। और जहां पहले पैरेंथेसिस नहीं लगाते थे अब वहां पे पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। जैसे पाइथन 3 2 में लॉन्ग डेटा टाइप हुआ करता था, पाइथन 3 में लॉन्ग डेटा टाइप नहीं होता था। ऐसे कई सारे कपल ऑफ चेंजेस किए गए। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन 2 का कोई भी प्रोग्राम अगर आप कॉपी करें, उसे पाइथन 3 के एनवायरनमेंट पे रन करना चाहें तो वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सिंटेक्स चेंज किया गया है। और यही एक रीजन है कि पाइथन 3.9 के बाद 3.10 आया, 11 आया, 13 आया, 14 आया। अदरवाइज पता यूजुअली क्या होता है कि 3.9 के बाद कायदे में 4 आना चाहिए। पर यहाँ लोगों में एक कंसर्न स्टार्ट हो गया कि यार अब 4 आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाइथन अब सिंटेक्स बदल दे अपना फिर से, क्योंकि 3 जब आया था तो सिंटेक्स में काफी चेंजेस किए गए। तो लोग उसी सिंटेक्स के साथ हम लोग चल रहे हैं। और ये इतने बड़े बड़े चेंजेस अब पाइथन में नहीं हो रहे हैं, यानी कि मतलब सिंटेक्स चेंज नहीं हो रहे हैं ऐसे। इसलिए 3 पे ही पाइथन आगे कंटिन्यू चल रहा है। और इसीलिए 3.9 के बाद 3.10 लेके आया पाइथन, 3.11, 12, 14 इधर आगे सीरीज में चल रहा है, ना कि 4 लेके आया। तो एक ये मेन चीज है। वैसे तो पाइथन 2 अब कहीं देखने को मिलता नहीं है, पर फिर भी अगर किसी के सामने पाइथन 2 आता है कभी, तो आपको ये सिंटेक्स चेंज देखने को मिल जाएगा। अभी तो आप गूगल पे भी जाएंगे तो भी आपको पाइथन का सिंटेक्स उनकी वेबसाइट्स, जो ट्यूटोरियल वेबसाइट हुई या ऐसी कोई भी वेबसाइट पे, बहुत कम देखने को मिलता है। तो पाइथन की ये हिस्ट्री थी और वर्जन्स थे। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sorry, I हाँ। have one question. So हम्म। let's suppose someone gave me a program, हम्म। okay, with the complete program. So how I would know that it is a Python 2 or 3? I know the current programming is ongoing with the 3 dot whatever is the version. Once you But in know the case, Himanshu Python, you will be able to see that difference clearly. but we Oh, are going to there is learn no, 3 no, dot there is, X. there is, then you will not be able to know that this is Python 3. So program does not itself will let you know that this is Python 3.10 or 11. In which environment you are running that Okay. program is basically will be. So the coding itself is not 3.12 or 3.11. Okay. There are minor changes which any developer which know that this change was not in 12, like this function was not in 12, but it's introduced in 13. That if you see, you can identify. But suppose that if else and for loop is the same in 12 and same in 13, it is not changing. Okay. Mm-hmm. So in which Okay. environment you are running that program will decide that you are working in Python 3.13 or 12. The Python which you will download, the virtual environment where you will be running your program will decide whether this is 13 or 12. And thank you. One more question. Hmm. If some program is running in production from last 10 years, which Hmm. was written in the 2.x, Hmm. and now the support is end of life, right? Hmm. As we have mentioned. So the situation is to move to the 3.x. Hmm. So is there any way to convert the same program There in is the no way to convert. no You have to way? manually Rewrite? test that. No, 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 Okay. no. No, suppose 3.13 to 3.14, you are not going to change your entire Python program. There will be some minor changes required. Okay. There Mm-hmm. is a one line change required. There is a function required. There is a module change required. The little bit, and the compatibility of module is not, suppose there was a module version was supported by 3.9, but suppose that is not supported by 12. It required to upgrade that version. Then you have to upgrade that. Those नहीं kind सर, of thing. मैं You are not, टू से थ्री पूछ रहा था। तो टू फिर से तो पूरा थ्री कोड ही बदलना पड़ेगा। एक प्री डिफाइंड पूरा मॉड्यूल कोड। है जो कि हम्म, 2 to 3 करके है, विल कन्वर्ट योर कोड फ्रॉम पाइथन 2 to 3। ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, इसकी हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है, बट फिर भी आपको मैनुअली उसको टेस्ट करना पड़ता है। ओके। मतलब एट पाइथन जो फाउंडेशन है वो सब, मतलब ऐसा कुछ है नहीं उनके ऐसा पास। कुछ नहीं है। ओके। ओके सर, थैंक यू। चलो पाइथन के फीचर्स वगैरह देखते हैं, ताकि पाइथन को समझने में हमें और हेल्प मिले। द फर्स्ट फीचर ऑफ पाइथन इज पाइथन इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने जाएंगे वहां आपको ये सिंपल पहला फीचर हर प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगा।
आप जावा पढ़ने जाइए, आप C++ पढ़ने जाइए, हर ट्रेनर आपको यही बोलेगा कि ये प्रोग्रामिंग सिंपल है। तो फिर सब सिंपल है, तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी सिंपल है कौन सी सिंपल नहीं है? अब आप भी सिंपल बोल रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सिंपल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक एक्स पर्सन है, आप कैसे कहेंगे कि वो पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वो मोटा है या वो मोटा नहीं है, ही तो कोई एक पैरामीटर होता है ना अपने पास में कि इफ द पर्सन इज बिलो दिस वेट और अबव दिस वेट, या हाइट को लेके कह सकते हैं। कोई पैरामीटर होता है अपने पास में हर चीज को एक उस पैरामीटर से नापने का कि भाई ये इससे ऐसा है, कम है तो ऐसा होना चाहिए, या इससे ज्यादा है तो ये होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी तो ऐसा कोई पैरामीटर होगा ना, जैसे हम कहेंगे कि भाई सिंपल है या नहीं। तो हम हर प्रोग्रामिंग को सिंपल नहीं कहेंगे, या फिर किसी प्रोग्रामिंग को सिंपल कह रहे हैं तो किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो किसी भी प्रोग्रामिंग को सिंपल आप कहें उसके लिए दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो आप कितना प्रोग्राम लिख रहे हैं कोई भी टास्क को करने के लिए। मेरा एग्जांपल, मान लो आप कोई एक प्रोग्रामिंग में किसी एक टास्क को करने के लिए 4 लाइन का कोड लिखते हैं, और वही टास्क को करने के लिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 लाइन का कोड लिखते हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ लेस कोड लिखना पड़ रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये आसान है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ कम कोड लिखना पड़ रहा है। ये पहला चेंज, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो कोड आप लिख रहे हैं उसकी रीडेबिलिटी क्या है। अगर मान लो एक एक्स प्रोग्रामिंग में वही सेम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी हाई है, हाई का मतलब होता है आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, कोई भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन उसे आसानी से पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है, तो हम कहेंगे कि वो सिंपल है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग पढ़ने में, लिखने में और समझने में आसान है। पर वहीं एक दूसरी प्रोग्रामिंग जिसकी रीडेबिलिटी लो है, यानी कि उसे पढ़ना, समझना और लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपल नहीं है। और पाइथन इन दोनों पैरामीटर पे टॉप पे आता है, इसलिए पाइथन सिंपल में सबसे टॉप पे आती है प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल को मत देखना कि हम ये टास्क कैसे कर रहे हैं, वो टास्क करना तो हम आगे सीखेंगे। बस दो चीजों पे ध्यान देना कि हम कितना कोड लिख रहे हैं, और वो कोड, वो टास्क करने के लिए वो जो कोड मैंने लिखा है उसकी रीडेबिलिटी क्या है। बस इन दो चीजों पे ध्यान देना। तो इससे डिसाइड होगा कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग कम कोड लिखना होता है, और जो कोड हम लिखते हैं उसकी रीडेबिलिटी भी विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग थोड़ी हाई होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग आसान है। तो मेरे पास ये एक मूवीज फोल्डर है। इस मूवीज फोल्डर में मेरे पास एक, ये आप देखेंगे तो abc.txt फाइल है। इस abc.txt फाइल में मैं एक डेटा लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया वेलकम टू KR नेटवर्क क्लाउड, ठीक है? और हम इस डेटा को रीड करना है। तो हमें अगर कोई भी फाइल को रीड करना है या उसमें राइट करना है डेटा, तो हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अब फाइल को ओपन करने के लिए हमें उसका पाथ भी बताना पड़ेगा। तो ये मेरे सिस्टम का पाथ है जहां मैंने भी आपको फाइल दिखाई, यूजर्स एडमिन मूवीज। मूवीज में ये टेस्ट VENV करके एक फोल्डर था, उसमें ये abc.txt फाइल थी। आप मुझे बस 1 मिनट दें, मेरे पास एक कॉल है। मेरा एक पार्सल है, मैं बस 1 मिनट में पार्सल लेके आया, प्लीज।
ओके सॉरी। तो ओपन फंक्शन से मैंने फाइल को ओपन किया और मैंने कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई किया यहाँ। फाइल के ओपन होने के बाद अब हम इसे रीड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने रीड फंक्शन लगाया। और जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो फाइल का सारा डेटा हम रीड कर पा रहे हैं। अब आप देखो, मैंने कितना कोड लिखा इस पूरे टास्क को करने के लिए, एक सिंगल लाइन कोड। कोड की रीडेबिलिटी सबसे मेन है। कोई भी समझ सकता है कि ओपन फंक्शन से हम फाइल को ओपन कर रहे हैं और रीड फंक्शन से हम फाइल को रीड कर रहे हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस को यूज किया गया है टास्क करने के लिए, उसके नाम से, यानी कि जो फंक्शन का नाम है उसकी जो आइडेंटिटी है, उससे आप टास्क का आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है, पढ़ना समझना और लिखना। And that is the reason Python programming is a simple programming with respect of any other. And the reason is the simple कि Python इसीलिए पॉपुलर है। एक नॉन टेक्निकल आदमी, एक टेक्निकल आदमी, चाहे उसको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है या उसे प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, हम सबको ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और एक प्रोग्रामिंग की जरूरत हर फील्ड में है। चाहे आप क्लाउड पे जा रहे हैं, चाहे आप डेवऑप्स में जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, वहां आप एक ऐसी प्रोग्रामिंग प्रेफर करते हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पाइथन हर एक पैरामीटर पे सबसे टॉप में आती है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग एक सिंपल प्रोग्रामिंग है। दूसरा पॉइंट आता है कि पाइथन एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि ये फ्री में अवेलेबल है, दैट इज फ्रीवेयर इज ए डिफरेंट थिंग। तो पाइथन ऑब्वियसली फ्रीवेयर है, बट ओपन सोर्स का मतलब होता है जैसे कि विंडोज इज नॉट ए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बट लिनक्स इज ए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। सो अब अगर आप देखेंगे तो सोर्स कोड आप देख सकते हैं लिनक्स का, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यही एक रीजन है कि पाइथन के पास में मोर देन 10 मिलियन से ज्यादा थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं। ये जो आप ऑटोमेशन में यूज करते हैं, बूटो 3 हुआ, अजोर एसडीके हुआ, ये सब थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं। आप सोचिए कि अगर पाइथन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारे पास ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स नहीं होते। और अगर हमारे पास थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स नहीं होते तो हम पाइथन को इतना ब्रॉडली यूज ही नहीं कर पाते। तो पाइथन एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इवन कई सारे लोगों ने पाइथन के सोर्स कोड को कस्टमाइज किया हुआ है और उसे यूज करते हैं। जैसे कि पाइथन का एक पाईपी फ्लेवर है। इसका जैसे कि आगे मैं आपको समझाऊंगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें एक इश्यू आता है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए पाइथन का एक और फ्लेवर यूज होता है। तो पाइथन एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ये इवन आप भी इसके सोर्स कोड को जब आप पाइथन डाउनलोड करेंगे तो आप भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सर थोड़ा ओपन सोर्स के बारे में और बताएंगे कुछ, जैसे जैसे ओपन सोर्स से मतलब क्या समझ, जैसे पाइथन फाउंडेशन का जो भी साइट होगा वहां से उसका मेन को सोर्स की बात कर रहे हैं, कोड का मतलब थोड़ा सा अगर जब आप और पाइथन ब्रीफ डाउनलोड कर दें। करते हैं दैट कोड विल बी विजिबल टू हम्म। यू, यू कैन कस्टमाइज दैट कोड according to your requirement. Anyone can contribute to the Python. You can write your own module and you can publish to that Python. That is the meaning of open source. The ओके। source code is available to the end user. The end user can customize that source code. That is the meaning of open source. पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि अगर मान लो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां आपके पास लिनक्स भी है, विंडोज भी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू स्क्रिप्ट आप एक सिंगल पाइथन की स्क्रिप्ट को विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम मैं अपने यहाँ लिख रहा हूँ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे,
वो सेम प्रोग्राम आप अपने घर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके रन कर सकते हैं। टिल देन उसमें कुछ भी ओएस स्पेसिफिक काम नहीं किया गया। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो ये यूआर जो पाथ दिया गया है ये ओएस स्पेसिफिक है, पर ये पाइथन का पार्ट नहीं है क्योंकि पाथ तो आपके सिस्टम का है। ऐसी चीजों को छोड़ के ओपन फंक्शन जैसे पाइथन का है, इसे आप किसी भी सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। रीड पाइथन का है, इसे आप किसी फंक्शन पे। अब जैसे मान लो कोई कमांड हम कॉल कर रहे हैं, अब जो बेस की कमांड है वो बेस पे ही कॉल की जा सकती है पाइथन के थ्रू, उसे आप विंडोज पे कॉल नहीं कर सकते। तो अपार्ट फ्रॉम दिस द पाइथन इटसेल्फ इज ओपन सोर्स, बट कमांड तो पाइथन की नहीं है ना। अब आप एलएस कमांड चलाएं विंडोज पे तो चलेगी नहीं चलेगी, एलएस कमांड विंडोज की थोड़ी है, पर एलएस कमांड पाइथन का पार्ट नहीं है। इसलिए तो पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है। हम सेम प्रोग्राम को सेम स्क्रिप्ट को बिना मॉडिफाई किए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। पाइथन का जो फोर्थ फीचर आता है वो आता है पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल में जाता है और इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारे पास में तो बेसिकली डायनेमिक का क्या मतलब, हम बोलते हैं कि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो हमारे पास दो तरीके की देखो प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है स्टैटिक प्रोग्रामिंग और एक होती है हमारे पास में डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग होती है इसमें जैसे सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है, ये स्टैटिक में जाती है। और डायनेमिक में मान लो हम पाइथन को ले लेते हैं। तो अभी इसको और समझने से पहले एक चीज समझते हैं, व्हाट इज डेटा। डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। जैसे किसी भी एक यूजर की या किसी एम्प्लॉय की अगर हम डेटा की बात करें, जैसे उसकी आईडी, भाई ये डेटा में जाती है। उसका नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी वगैरह, उसकी सिटी वगैरह, ये सब डेटा है। तो जब डेटा होता है, हर प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसमें डेटा होता है। वो डेटा हो सकती है इंफॉर्मेशन किसी सर्वर की, हो सकती है डिटेल हो सकती है, जैसे कि सर्वर का होस्ट, पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, उसे भी आप डेटा ही कहेंगे। आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो डेटाबेस का जो होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, उसे आप डेटा कहेंगे। तो ये जो डेटा है, जब आप डेटा पे काम करते हैं तो डेटा का टाइप होता है। मोहन कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर, नो। ओके। तो जब आप डेटा पे काम करते हैं तो डेटा के टाइप्स होते हैं। डेटा का टाइप हेल्प करता है किसमें, डेटा का टाइप हेल्प करता है ये समझने में कि आप किस डेटा पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये इंटीजर डेटा है, ये एक फ्लोट डेटा है, ये एक स्ट्रिंग डेटा है। तो जब डेटा होता है जब भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर, तो डेटा के टाइप्स होते हैं और वो डेटा का टाइप ही हमें बताता है कि मैं इस डेटा पे क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ। जैसे इंटीजर डेटा पे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, मैं इस 101 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, ये सब काम कर सकता हूँ। और स्ट्रिंग डेटा पे अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये मुझे कौन बता रहा है कि मैं क्या डिसीजन इस पे ऑपरेशन कर सकता हूँ, किस पे नहीं कर सकता, ये मुझे कौन बता रहा है, यही तो मुझे डेटा टाइप बता रहा है। तो जब आपके पास डेटा होता है तब आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो हम कल का सेशन लेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और किस डेटा टाइप पे क्या ऑपरेशन होता है क्या नहीं होता, वो हम कल समझेंगे। पर अभी के लिए क्या जरूरी है कि जब डेटा होता है तो डेटा के टाइप्स होते हैं। जैसे कि इंटीजर डेटा हो गया, फ्लोट डेटा हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग के पास होते हैं। और वो डेटा टाइप आपको ये बताता है कि आप किस डेटा पे क्या काम कर सकते हैं और क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको समझ में आई कि भाई प्रोग्रामिंग में डेटा होता है, और जब डेटा होता है तो डेटा के टाइप होते हैं, और वो डेटा के टाइप हमारी हेल्प करते हैं ये समझने में कि हम उस पर क्या ऑपरेशन कर सकते हैं और क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बेसिक सी चीज हमको समझ में आई। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं यहाँ एक पॉज लेता हूँ। ओके। अब बारी आती है स्टैटिक की और डायनेमिक की। तो मैंने आपसे कहा कि स्टैटिक प्रोग्रामिंग होती है जैसे सी, सी प्लस प्लस, डायनेमिक होती है जैसे कि पाइथन। तो सी प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स होता है? तो सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है, पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाद में वेरिएबल का नाम आता है,
और इक्वल्स टू में वैल्यू आती है। ये सिंटेक्स होता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, यानी कि किसी भी स्टैटिक प्रोग्रामिंग में। यानी कि जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, आप उसी टाइम पे उसका टाइप बता देते हैं कि भैया इस एक्स वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखना है, इंटीजर टाइप का। That does mean now x only can contain integer type of value because you already specified the type of x. And when the x is getting its type, the x is getting its type when you are declaring it. अब देखो, एक होता है कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया जब हमने प्रोग्राम लिखा, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तब उसको एक्चुअल मेमोरी मिली। भाई मेमोरी तो उसको तभी मिलेगी ना जब आपका प्रोग्राम रन होगा, तब एक टेम्परेरी मेमोरी होगी, क्योंकि ये सब टेम्परेरी डेटा, ये कोई फाइल वगैरह में कहीं परमानेंटली तो सेव नहीं है। ऐसा डेटा टेम्परेरी डेटा होता है। तो ये जो टेम्परेरी डेटा होता है ये रैम पे रहता है, और ये कब तक के लिए रहता है, जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है। वहां उसको उसको टाइप मिलता है कि भाई ये डेटा इंटीजर है या ये फ्लोट है। पर यहाँ आप बता रहे हो कि ये किस टाइप का डेटा है, तो एक्स को आप टाइप कब दे रहे हो, जब आप एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, उसी टाइम पे आपने उसको टाइप दे दिया कि एक्स वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू रहेगी, इंटीजर। अब बारी आती है डायनेमिक की। डायनेमिक में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू में वैल्यू। यहां हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसका टाइप नहीं बताते, और ना ही बता सकते, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। अब जहां जब मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 90, तो ये तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, अभी एक्स को टाइप नहीं मिला। एक्स को टाइप कब मिलेगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा, तब पाइथन चेक करेगा कि एक्स के अगेंस्ट में किस टाइप की वैल्यू है। अगर एक्स के अगेंस्ट में इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो एक्स को इंटीजर टाइप मिलेगा। अगर एक्स के अगेंस्ट में फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो एक्स को फ्लोट टाइप मिलेगा। अगर एक्स के अगेंस्ट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो एक्स को स्ट्रिंग टाइप मिलेगा। तो एक्स को टाइप कब मिल रहा है, बाद में जाके, जब उस वैल्यू को मेमोरी मिल रही है, जब पाइथन चेक कर रहा है कि उसका टाइप क्या है। पहले ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां टाइप आप पहले ही फिक्स कर चुके हो, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। क्योंकि यहां एक्स का टाइप पहले से फिक्स नहीं है, उसको डायनेमिकली मिल रहा है रन टाइम पे। किसके बेसिस पे, जैसी वैल्यू दे रहे हैं उसके बेसिस पे, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक। द एक्स इज गेटिंग टाइप डायनेमिकली एट द रन टाइम, x is getting type static at the time of declaring. That's why C, C++, and Java, these are static programming, and Python is a dynamic, क्योंकि Python में वेरिएबल को जो टाइप मिल रहा है वो रन टाइम पे जैसी वैल्यू आप दे रहे हैं उसके बेसिस पे मिल रहा है। अब देखो, अगर मैं पहले से इसको टाइप देने की कोशिश करूं तो ये सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, वो कह रहा है भैया ये इनवैलिड सिंटेक्स है। अगर मैंने x को इंटीजर टाइप की वैल्यू दी तो पाइथन ने इस x को इंटीजर टाइप दिया। अगर मैंने x को फ्लोट टाइप की वैल्यू दी तो पाइथन ने इसको फ्लोट टाइप दिया। अगर मैंने x को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी तो पाइथन ने इसको स्ट्रिंग टाइप दिया। लेकिन कब दिया, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया। जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तब पाइथन ने चेक किया कि x के अगेंस्ट में किस टाइप की वैल्यू है। उसने देखा कि x के अगेंस्ट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तब फिर उसने x को स्ट्रिंग टाइप असाइन किया। अगर फ्लोट वैल्यू है तो उसने फ्लोट टाइप असाइन किया। मतलब x कब टाइप मिल रहा है, x को रन टाइम पे। किसके बेसिस पे मिल रहा है, वैल्यू के बेसिस पे। पहले से फिक्स है नहीं, डायनेमिक ही मिल रहा है वैल्यू के बेसिस पे। इसीलिए पाइथन को डायनेमिक बोला जाता है। और यहाँ x को कब टाइप मिल रहा है, पहले ही बता दिया कि x में इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ टाइप पहले ही फिक्स कर चुके हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। यहाँ वेरिएबल वैल्यू के बेसिस पे अपना टाइप गेट करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से टाइप हैं वो हम कल वाले सेशन में बात करेंगे। कौन सी वैल्यू किस टाइप की होती है, किस टाइप की नहीं होती, कौन कौन से टाइप हैं, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। पर पाइथन को जो टाइप मिलता है वैल्यूज को, वो डायनेमिकली मिलता है, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पाइथन को डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ना कि स्टैटिक बोलते हैं। क्या ये सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो। तो पाइथन सिंपल है, ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डायनेमिक है। अब एक चीज, क्या पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या फिर पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है। तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो इंटरप्रेटर यूज करती हैं, जैसे कि बैश हो गई, आपकी रूबी हो गई, पर्ल, पाइथन,
ये सब बेस स्क्रिप्टिंग में सॉरी स्क्रिप्टिंग में आती है, ये सब इंटरप्रेटर यूज करती हैं, इनको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो C++ है, ये सब आपकी कंपाइल लैंग्वेज में जाती हैं। तो बात आती है कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, पहले तो हम इसका डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब जैसे सोचो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं करंट में, वो मोदी जी हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए वो हमारे कंट्री से बाहर जाते हैं। अब मान लेते हैं कि उनको बस हिंदी आती है, कोई और लैंग्वेज उनको नहीं आती। अब मान लो उनकी मीटिंग है जापान में, वो जापान के प्रधानमंत्री के साथ में। अब वहां के प्रधानमंत्री जो हैं, उनको हिंदी नहीं आती, अब उनको जैपनीज आती है। तो अब ये दोनों की मीटिंग कैसे हो आपस में, तो आपने देखा होगा कि एक कोई पर्सन होता है कॉमन सा, हालांकि ये लोग दो रखते हैं, पर मान लेते हैं कि कोई एक कॉमन सा पर्सन होता है। वो क्या करता है, जैसे इन्होंने इधर से हिंदी में कोई कमांड दी, तो उसने उसको जैपनीज में कन्वर्ट किया और इधर बता दिया, इधर से उसने कन्वर्ट जापानीज में जो भी बोला उसको हिंदी में कन्वर्ट किया और इधर बता दिया। तो एक कोई पर्सन लगता है बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। बस यही हमको आती है, जो हम कमांड लिखते हैं, प्रिंट हेलो, टाइप एक्स, ये सब इंग्लिश वाली कमांड। अब जो कंप्यूटर जो समझता है वो 101 की फॉर्म में समझता है, हम तो 101 की फॉर्म में नहीं दे रहे कमांड। तो फिर हमारी जो कमांड है वो डायरेक्ट कंप्यूटर पे तो नहीं एग्जीक्यूट हो सकती। तो हमें चाहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट कर सके हमारी कमांड को इस बाइनरी कोड में, और फिर वो कंप्यूटर पर जाके एग्जीक्यूट हो सके। कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का दोनों का यही काम है, पर ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, करते दोनों एक ही काम है, कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। इसको बाइट कोड या बाइनरी कोड बोलते हैं। पर दोनों करते अलग अलग तरीके से हैं, दोनों का प्रोसेस अलग है, पर एजेंडा सेम है। अब समझते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक कंपाइल लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन का फ्लो देखिए कैसे काम करता है। जैसे मान लो जावा फाइल है ये, जावा फाइल को पहले आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं तो एक बाइट कोड फाइल जनरेट होती है। जावा में इसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है, ऐसे ही C++, इनमें भी आपको बाइट कोड फाइल देखने को मिलती है। फिर आप उस बाइट कोड फाइल को रन करते हैं, तब जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और आपको आउटपुट आता है, यानी कि कंपाइलेशन प्रोसेस होता है बीच में। अब अगर अपने सोर्स कोड में आप एक सिंगल करेक्टर का भी चेंज करते हैं, तो वो चेंजेस आपको आपके आउटपुट में तभी दिखाई देते हैं जब आप कोड को कंपाइल करते हैं, क्योंकि कंपाइल्ड वाली फाइलों में चेंजेस तभी जाएंगे। अब अगर आप एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन फ्लो देखें, तो मान लेते हैं ये आपकी .py फाइल है। अब यहां आप इसे कंपाइल नहीं करते, आप इसे सीधा रन करते हैं और ये सीधा आपके जाके कर्नल पे एग्जीक्यूट होती है। लेकिन कन्वर्जन तो यहां भी हो रहा है, पर वो एक बैकएंड प्रोसेस है, आपको अलग से कंपाइल करना नहीं पड़ता। ये जो बेस की कमांड है, सब इनके पीछे कोड ही तो एग्जीक्यूट होता है। अब मान लो अगर ये जो आपका बेस टर्मिनल होता है वो इंटरप्रेटर है एक तरीके का, अगर वो एक कंपाइलर होता तो आपको हर एक कमांड को कंपाइल करना पड़ता बार बार। इसलिए जो डायरेक्ट ओएस के साथ कम्युनिकेट करती हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग जो डायरेक्ट ऑटोमेशन में यूज होती है, वो ऐसी प्रोग्रामिंग यूज होती है जिनमें कंपाइलेशन ना होता हो। इसीलिए ऐसी ही प्रोग्रामिंग आप देख पाएंगे एज स्क्रिप्टिंग हमेशा यूज होती है, जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ना कि कंपाइल लैंग्वेज होती है। तो पीवाई फाइल को हम रन करते हैं, कंपाइल नहीं करते, यहाँ कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होता। कन्वर्जन यहाँ भी होता है, बैकएंड में होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ भी .pyc फाइल यानी कि बाइट कोड फाइल जनरेट होती है, जो कि प्रोडक्शन में यूज होती है कई बार। तो यहाँ भी पीवाईसी फाइल मैं आपको दिखाऊंगा आगे, पीवाईसी फाइल यहाँ भी जनरेट होती है, जैसे कि यहाँ पे बाइट कोड फाइल जनरेट होती है, यहाँ भी जनरेट होती है। पर यहाँ कंपाइलेशन अलग से नहीं करनी पड़ती। एक तो ये आपको एग्जीक्यूशन डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की। तो मान लो ये आपकी कंपाइल लैंग्वेज है, यहाँ आपने 4 लाइन का कोड लिखा, और ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ भी आपने 4 लाइन का कोड लिखा। तो कंपाइल लैंग्वेज क्या करती है, होल कोड को एक साथ कन्वर्ट करती है। मतलब पहले पूरा कोड कन्वर्ट होगा, फिर एक फाइल जनरेट होगी, और फिर आपका कोड का एग्जीक्यूशन होगा लाइन बाई लाइन। पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या करती है, एक लाइन को कन्वर्ट करती है फिर एग्जीक्यूट करती है, दूसरी लाइन को कन्वर्ट करती है फिर एग्जीक्यूट करती है, तीसरी लाइन को कन्वर्ट, तो यहाँ लाइन बाई लाइन कन्वर्जन होता है। और यही वो आंसर है जो आपसे इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। अगर वो आपसे पूछता है कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो कंपाइलर होल कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड
एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और यही आंसर वो आपसे सुनना चाहता है। अब आप कहें साहब लाइन बाई लाइन से और होल कोड से कन्वर्ट होने में क्या डिफरेंस पड़ता है? आप सोचो कि अगर लाइन नंबर 3 पे यहाँ एरर आ जाती है तो पूरा एक साथ कोड कन्वर्ट होता है, तो जैसे ही लाइन नंबर 3 पे एरर आएगी कोड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब कोड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये बाइट कोड फाइल जनरेट नहीं होगी, बाइट कोड फाइल जनरेट नहीं होगी तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। इवन जो स्टार्टिंग की 2 लाइन होंगी उनका भी कोई आउटपुट नहीं आ पाएगा क्योंकि कोड ही कन्वर्ट नहीं हो पाया। पर अगर ये यहां पर प्रोसेस देखा जाए तो पहली लाइन तो सक्सेसफुली कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसका आउटपुट आपको मिलेगा। दूसरी लाइन सक्सेसफुली कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसका भी आपको आउटपुट मिलेगा क्योंकि वहां तक तो कोई इश्यू ही नहीं आया। जैसे ही तीसरी लाइन पे आप आएंगे, तीसरी लाइन पे आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा और यहां प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा। मतलब मैं 2 लाइन का आउटपुट देख पाऊंगा, पर कंपाइल लैंग्वेज में अगर लास्ट वाली लाइन भी फेल होती है तो मैं ऊपर की किसी भी लाइन का, चाहे ऊपर 1000 लाइन का कोड क्यों ना लिखा हो, मैं एक भी सिंगल लाइन का आउटपुट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा कोड एक साथ कन्वर्ट होता है। अब देखो, अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो 1, यहां पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो 2, और यहां पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो 3, और लिखा प्रिंट हेलो 4। अब मैंने क्या किया, ये जो 3 वाला प्रिंट है इसमें से टी हटा दिया, अब हो गई एरर। अब अगर ये कंपाइल लैंग्वेज होती तो इसमें से कुछ भी आउटपुट नहीं आता, पर क्योंकि ये इंटरप्रेटेड है तो पहली लाइन तो सक्सेसफुली कन्वर्ट होगी और एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट आएगा हेलो 1, दूसरी पे भी आएगा, तीसरी लाइन पे आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। वो कह रहा है भैया ऐसा कोई प्रिंट नाम का फंक्शन मेरे पास में डिफाइन नहीं है। जब हम लाइन नंबर 3 को फिक्स करेंगे तब फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। इसलिए ये हमको बताता है कि यहाँ कोड लाइन बाई लाइन कन्वर्ट और एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कि एक साथ कोड कन्वर्ट और एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कंपाइल लैंग्वेज में कोड एक साथ कन्वर्ट होता है और एक साथ फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, यहाँ लाइन बाई लाइन कन्वर्जन होता है। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें? सर जहाँ पे एरर आया उसके बाद वाली कमांड मतलब वो भी चल एग्जीक्यूट जाए? नहीं होगी, बिल्कुल। अच्छा। पहले हम उसको फिक्स करेंगे फिर आगे, और अगर कोई, जैसे ये तो सिंटेक्स एरर है, पर अगर कोई लॉजिकल एरर होती है उसी को हैंडल करने के लिए तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं प्रोग्राम में, ताकि अगर मान लो लाइन नंबर 3 किसी वजह से फेल हो जाए तो मेरी आगे की लाइन चल सके, मेरा आगे का कोड चल सके। उसी के लिए तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा एबनॉर्मल टर्मिनेशन हम कैसे हैंडल करेंगे। पर सिंटेक्स एरर थोड़े ही आप हैंडल कर सकते हो, तो सिंटेक्स तो आपका करेक्ट होना ही चाहिए। ओके सर। तो पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री, वर्जन्स और पाइथन के फीचर्स कल वाले सेशन में मैं आपको, हम पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कैसे उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, ये हम देखेंगे कल वाले सेशन में। मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्रामिंग की प्री रिक्विजिट होती है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल वाले सेशन में हम वो प्री रिक्विजिट पे काम करेंगे। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग के आने से पहले आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग आगे की पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। जैसे कि डेटा टाइप्स, जैसे कि ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे कि वेरिएबल्स। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग की प्री रिक्विजिट है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, कल हम प्री रिक्विजिट पे काम करेंगे। तो पाइथन इंस्टॉलेशन और कल पाइथन की प्री रिक्विजिट, ये 2 चीजों में हमारा कल का पूरा सेशन जाएगा, क्योंकि कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी प्री रिक्विजिट में जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यही स्टार्ट करते हैं। आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट अभी है तो हम उसके